फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थी की अभिरुचि। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे का सीखने में इंटरेस्ट है तो क्या करता है, बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, समझ पाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, उसकी लर्निंग को प्रभावित करती है। अगर बच्चे का सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बच्चा जो है सीखने में उसका मन नहीं लगेगा, चीज़ों से वो दूर भागेगा एक तरीके से। ठीक है, तो बच्चे की अधिगम को प्रभावित करने में उसकी जो इंटरेस्ट होती है, रुचि होती है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों का संवेगिक स्वास्थ्य, बिल्कुल सही बात। अगर बच्चा इमोशनली रूप से अच्छा फील कर रहा है तो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, समझ पाता है। ठीक है, बट अगर बच्चा इमोशनली रूप से स्वस्थ फील नहीं कर रहा है, इमोशनली रूप से अच्छा फील नहीं कर पा रहा है, तो जो है चीज़ों को वो सही तरीके से समझ नहीं पाता है। आप खुद जो है इस चीज़ को देखिए कि जब आप इमोशनली रूप से अच्छा फील करते हैं तब आप यहाँ पर चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। बट वहीं पर अगर जब आप इमोशनल रूप से अच्छा फील नहीं करते हैं तब आपका चीज़ों को सीखने में मन ही नहीं लगता है ना। तो ये चीज़ बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी राइट है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, आप जिस भी टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, क्या उससे बच्चे को चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। ठीक है, ये भी उसकी लर्निंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी होगा विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रहता है, ठीक है, जिस परिवेश में वो रहता है, वो चीज़ उसके लर्निंग को प्रभावित करती है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही बातें सही है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यही क्या है, एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछा था। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें रोड नरेशन को बढ़ावा नहीं देना है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तो जो है शिक्षण अधिगम की एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली होगी। ठीक है, तो ये बात तो सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, यानी जब बच्चा जो है एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बेटर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, समझ पाता है, वो चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए उसके माइंड में रहती हैं, है ना। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। संवाद एवं परिचर्चा, जब बच्चा संवाद करता है, वाद विवाद करता है, तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाता है, सीख पाता है। तो ये भी क्या होती है, एक प्रभावशाली पद्धति होती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि हमसे नहीं पूछ रखा था कौन सी प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्क शीट देकर, जब बच्चा खुद ही पढ़ने में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो अगर हम ऐसे में उससे भर भर के वर्क शीट दें, कार्य दें, तो इससे तो बच्चा जो है प्रेशर में आ जाएगा। ठीक है, और भी ध्यान नहीं देगा। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, ऐसे में बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होगी, उसको लगेगा कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसके अंदर कोई कमी है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, देखिए ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप पूरी कक्षा के सामने जो है बार बार बच्चे को डांटते हैं, तो फिर बच्चा जो है कहीं ना कहीं उसकी जो इमोशनल होता है, जो उसका सामूहिक विकास है, वो बहुत गहरा तरीके से उस पर जो इफेक्ट डालता है, और बच्चे को लगने लगता है कि वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो डांटना, ठीक है, उसको कक्षा से बाहर निकालना, वर्क शीट देना, ये सारी चीज़ें गलत हो जाएगी आपका यहाँ पर। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात। अगर आप बच्चे से बात करेंगे, जब एक टीचर बच्चे से इमोशनली रूप से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर जो बच्चा होता है बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है, क्योंकि वो टीचर्स के साथ में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसकी लाइफ में, वो शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे से जो है उसकी अरुचि का कारण जाने, क्या उसको जो जिस मेथड का आप यूज कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या कारण है, तो इस तरीके से जो है
टीचर उनमें सुधार करके बच्चे की जो लर्निंग है उसको बढ़ा सकता है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर दे रखा है यंत्रवत याद करना। देखिए याद करना तो बच्चे की ज्ञान की संरचना में हेल्प नहीं करता है, तो बच्चा तो बस चीज़ों को रट लेता है, याद कर लेता है, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए थॉर्नडाइक स्किनर वगैरह करते हैं, यानी जो लोग पावला एक तरीके से, ठीक है, जो लोग व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। दंड, दंड बच्चे को देना ही नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या करता है फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है, डर की वजह से किसी कार्य को करता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को, ठीक है, यानी जो संरचनावादी उपागम है वो क्या बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना में, यानी जो विद्यार्थी का प्रीवियस नॉलेज होता है, पूर्व ज्ञान होता है, जो चीज़ें वो पहले से जानता है, वो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप बच्चे को जो चीज़ें वो पहले से जानता है उसी से रिलेट कर कर बताएंगे तो बच्चा वहाँ पर समझ पाएगा, उस चीज़ के बारे में जान पाएगा। तो हमेशा जो है ये चीज़ एनसीएफ भी कहती है, एनईपी भी कहती है कि बच्चे के प्रीवियस चीज़ों से, ठीक है, जो चीज़ें बच्चा पहले से जानता है, रियल लाइफ, ठीक है, वास्तविक दुनिया से आप चीज़ें जो है जोड़ करके बच्चों को पढ़ाइए। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा वहाँ पर संबंध जो है क्रिएट कर पाता है, जोड़ पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, पढ़ने के प्रति चिंता, ठीक है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? देखिए मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के नहीं, ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। एक स्वालीन विद्यार्थी के, स्वालीन विद्यार्थी वो होता है जहाँ पर बच्चे का जो ध्यान होता है वो एक जगह पर केंद्रित नहीं रह पाता है, ठीक है, वो बार बार चीज़ों को रिपीट करता है एक तरीके से, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, सृजनात्मक विद्यार्थी क्या होता है, जिसमें क्रिएटिविटी होती है एक तरीके से, ठीक है, मतलब क्रिएटिव बच्चा, जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन होती है, जिसमें कि बच्चा एक ही जो है क्वेश्चन के कई सारे आंसर बता पाता है, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाता है ना। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी बात तो हो नहीं रही है। अधिगम असफलता वाले विद्यार्थी के, बिल्कुल सही बात, लर्निंग डिसेबल बच्चे के, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, पढ़ने के प्रति चिंता होती है, शब्दों या फिर अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है बच्चे को, तो ये आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन दे रखा है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, बात तो सही दे रखा है, बट हम बाकी का ऑप्शन भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें समाधान के कई पक्षों पर जो है ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना नहीं, हमें केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान नहीं देना है, अलग अलग प्रोस्पेक्ट पर, ठीक है, अलग अलग जो है पर ध्यान देना है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बाहर। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, देखिए सीमित रहना, एक ही आयाम में कार्य करना, ये गलत हो जाएगा। हमें उस ऑप्शन की तरफ जाना है जहाँ पर कई डायरेक्शन में कई तरीकों की बात हो रही हो, है ना। तो ये और ये और ये तो हो गए आपके तीन ऑप्शन बाहर, तो सिंपल एक ही बचता है आपका। यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, देखिए अनेक की बात हो रही है, यानी कई तरीके से, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समस्या को कई तरीके से डिवाइड करके, तोड़ करके देखना, ठीक है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन हो सकता है, एक ही समस्या के बारे में मल्टीपल सोल्यूशन सोचना, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार बता सकता है, संबोधित कर सकता है ना। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सख्त पक्षों एवं कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को
विकसित करना, है ना। देखिए बात तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना था, अभ्यास एवं रटने पर बल देना। देखिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम है ये कभी भी रटने की बात नहीं करेगी, ठीक है, अभ्यास की बात नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आकलन तो बच्चे का अलग अलग तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बच्चा चीज़ों को एक तरीके से नहीं सीखता है, उसके अंदर इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। थर्ड क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। देखिए विद्यार्थी को निर्देश एक, पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, और एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रभावशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। देखिए नकल करना, ठीक है, ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। विद्यार्थियों को नकल करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करना है, विद्यार्थियों को सीखने पर बल देना है, ठीक है। यहाँ पर दबाव डालना, तो इससे प्रेशर नहीं क्रिएट करना है बच्चे के माइंड में। तो ये 3 ऑप्शन आपके हो गए बाहर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या कहती है, कि हमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी है, यानी बच्चे की जैसी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन देनी है, एज पर नीड एजुकेशन देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक क्लासरूम में जो है एक डिसेबल बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, और एक जो है मान लीजिए कि दिव्यांग बच्चा है वो भी हो सकता है, गिफ्टेड चाइल्ड बच्चा भी हो सकता है। तो हमें प्रत्येक बच्चे की जो है ना, तो हमें प्रत्येक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग एज पर नीड एजुकेशन देनी है, ओके। जैसे कि एक बच्चा अगर मान लीजिए डिसेबल है, दृष्टि बाधित छात्र है, तो ऐसे में उसको हम ब्रेल लिपि प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो चीज़ें बोलती पुस्तकें होती हैं एक तरीके से, ठीक है, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जो बच्चा श्रवण बाधित है तो उसके लिए हम जो चीज़ें विजुअल हैं, जो दिखाई दे सकती हैं, वो चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चा अगर गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली है, तो उसके लिए हम चुनौतीपूर्ण कार्य उसको दे सकते हैं, है ना। तो एक ही क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चे हो, ठीक है, एक डिसेबल बच्चा भी हो सकता है, गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, एक एवरेज बच्चा भी हो सकता है, एक वंचित पृष्ठभूमि का बच्चा भी हो सकता है। बट हम बच्चों को कैसे एजुकेशन देंगे, एज पर नीड एजुकेशन देंगे, ओके, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। यही आपकी समावेशी शिक्षा कहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी हम बच्चे की सशक्त पक्षों का, ठीक है, और उसकी कमजोरी का विश्लेषण करें और उसके अकॉर्डिंग जो है टीचिंग जो मेथड है, शिक्षण विधियाँ, उसमें चेंज लाएं, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने आपको बताया कि जो बच्चे का आकलन है या फिर मूल्यांकन है, हमें अलग अलग तरीक़े से करना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक तरीके से चीज़ों को नहीं सीखता है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है चीज़ों को, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्येक बच्चे में। हो सकता है कोई बच्चा एक मेथड से सीख जाए और बट उसी मेथड से दूसरा बच्चा भी सीखे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें विविध तरीके से बच्चों को चीज़ें बतानी चाहिए। जब हम बता उसको अलग अलग तरीके से रहे हैं, बच्चा सीख अलग तरीके से रहा है, तो उसका आकलन भी अलग अलग तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर हो सकता है कोई बच्चा जो एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा नहीं कर रहा है, बट उसके अंदर कोई अदर स्किल जो है अच्छी हो, अदर स्किल जो है बेटर हो, किसी और क्षेत्र में वो अच्छा कर जाए। तो हमें जो बच्चे का मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन, वो विभिन्न पक्षों में करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। केवल संरचनात्मक आकलन नहीं, संकल्पनात्मक और संरचनात्मक दोनों आकलन इंक्लूड होने चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन होंगे बाहर। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए जो बच्चा आदतें सीखता है, कौशल सीखता है, स्किल्स जो सीखता है, मूल्य तथा अभिप्रेरणा, वो कहाँ से सीखता है, अपने समाज से ही सीखता है, ठीक है। समाज में ही रहकर तो वो चीज़ें ग्रहण करता है, जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो उसका नेचर है, स्वभाव है, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है ना। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। विभेदीकरण आपका यहाँ पर नहीं होगा, समावेशन भी नहीं होगा, मुख्य धारा से जुड़ना भी नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल सा जो है सोशलाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है,
आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो किसका गुणनफल होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हमें जितनी भी चीज़ें मिली या तो वो हमें हमारी हेरिडिटी आनुवंशिकता से मिली है, या तो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ से हमने वो चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके प्रोडक्ट हैं, अपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, वो कुछ चीज़ें तो हमें हेरिडिटी से मिली है, आनुवंशिकता से मिली है, इसके कारण है, और कुछ चीज़ें हमने अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण की है। व्यक्ति जिस समाज संस्कृति में रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नेचर हो जाता है ना। तो हर बच्चे का जो अलग अलग स्वभाव होता है, वो जिस संस्कृति में रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर होता है डेवलप, है ना। तो इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, बट यहाँ पर दे रखा है एकमात्र आनुवंशिक, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर हटेगा। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए परिवेशीय प्रभाव नहीं, इसमें हमारे हेरिडिटी का भी रोल होता है। जब भी किसी एक पक्ष की बात की गई हो तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, हमें दोनों पक्ष की जो है बात चाहिए यहाँ पर। मानव विकास न तो आनुवंशिकता और न पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो मानव का विकास ही नहीं होता है ना। इसमें तो हमारे दोनों का रोल होता है, हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पर दे रखा है न आनुवंशिकता न पर्यावरण, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षकों के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। देखिए प्रगतिशील कक्षा वो नहीं होती है कि सिर्फ बच्चे जो है ज्ञान को अपने माइंड में भर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ज्ञान को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में भर रहे हैं, ठीक है। नहीं, बच्चा क्या करता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ज्ञान का निर्माण करता है, क्योंकि बच्चे को केंद्र में रख करके जो एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है ना। तो यहाँ पर दे रखा है शिक्षक निर्देश दे रहा है और बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसका पालन कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। देखिए जब भी प्रोग्रेसिव प्रगतिशील कक्षा की बात हो तो वहाँ पर बच्चा निष्क्रिय नहीं होगा, कभी भी बच्चा क्या होगा, सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर विद्यार्थी के ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, देखिए रोड नरेशन नहीं, ठीक है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो गया बाहर। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए, ठीक है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बट हम यहाँ पर बाकी का ऑप्शन भी देखेंगे। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत है। विभिन्न सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, देखिए कंपटीशन नहीं कराना है बच्चों के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा इस चीज़ को यहाँ पर समझिए, देखिए क्या दे रखा है कि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी है, ठीक है, बट उसे बार बार ये बताया गया है कि जो हमारा समाज है, मतलब हम जिस समाज में रहते हैं, मतलब कोई बच्चा है किसी विशेष सोसाइटी में रह रहा है, तो वहाँ पर उसके समाज में उसे बताया गया कि हमारे समाज के लोग अच्छा नहीं कर सकते, हम लोग कभी पढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, यानी जो हमारा शैक्षिक स्तर है बहुत ही निम्न है। अब ऐसे में एक बच्चा जब जो है क्लासरूम में आता है, तो आपको इस बच्चे को जो है किस तरीके से इंकरेज करना चाहिए, किस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर एज अ टीचर क्या करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरण को प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या हो, अभिप्रेरित हो, सीखने के लिए उसके अंदर जो है मोटिवेशन आए, ठीक है, क्योंकि बच्चा जिस समाज में वो रह कर के आया वहाँ पर सारी चीज़ें निगेटिव थी, तो जब वो क्लासरूम में आ रहा है तो आप उसको इंकरेज कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि नहीं देखिए जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि उस जगह पर रहते हुए भी, जहाँ पर शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न है, वहाँ पर रहकर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है, बहुत ही आगे जो है उन्होंने
मतलब बहुत ही किसी किसी क्षेत्र में बेटर किया हुआ है उन्होंने, तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल बच्चों के सामने प्रस्तुत करिए ताकि बच्चा जो है मोटिवेटेड हो और सीखने के लिए जो है यहाँ पर वो चीज़ों को सीख पाए, बेहतर तरीके से समझ पाए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निम्नात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। देखिए इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बता रखा था कि जो जीन पियाजे थे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया, आप लोगों को पता ही है। पहली अवस्था क्या है, संवेदीय चालक अवस्था, बट चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए क्योंकि इससे एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहते हैं, है ना। तो आप जो है वीडियो को स्किप मत करिए, जो है जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, वो देखते हैं कि नहीं अरे ये तो हमको पता ही है, स्किप कर देते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो जितनी बार चीज़ें रिवाइज होती हैं उतना बेटर होता है हमारे लिए, है ना। तो संवेदीय चालक अवस्था क्या होती है, जन्म से 2 साल, इसमें बच्चा कितने साल का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। उसके बाद में ये पियाजे की फर्स्ट स्टेज है। और सेकंड क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 7 साल का होता है ना। उसके बाद में जो इन्होंने थर्ड स्टेज बताई वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है। और जो लास्ट स्टेज इन्होंने बताई वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हिंदी में आप इसको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे आपको, कभी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दे देगा, कभी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दे देंगे, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में ही याद रखने हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, परिकल्पित निम्नात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। जो बच्चा जो है परिकल्पित निम्नात्मक तर्क, जो चीज़ें जो है प्रकृति में मूर्त नहीं होती, अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब करने लगता है, वो जब पियाजे की 4th स्टेज में रहता है बच्चा, 11 से 15 साल तक का रहता है, ठीक है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती उसके बारे में भी थिंकिंग कर पाता है, नियम सॉल्व कर लेता है, सिद्धांत जो थ्योरी होती है उसको प्रूव कर लेता है। तो वो कब कर लेता है, जब वो 11 से 15 साल तक का होता है, यानी पियाजे की 4th स्टेज में रहता है। जब भी परिकल्पित निम्नात्मक तर्क की बात हो तो आप पियाजे की 4th स्टेज के साथ में जाइएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। देखिए समाज और संस्कृति की बात कौन करता है, लेव वाइगोस्की करते हैं, है ना। ये समाज से सीखने की बात करते हैं, कल्चर से सीखने की बात करते हैं, और लैंग्वेज ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें 3 चीज़ें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समाज, संस्कृति और जो है जो बच्चे का भाषा होती है, लैंग्वेज होती है ना। तो इसकी बात कौन करता है, लेव वाइगोस्की। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। अल्बर्ट बेंडूरा आपका यहाँ पर नहीं होंगे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने, और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल निर्धारित, बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए जो टीचर होगा, ठीक है, अगर वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से निहितार्थ निकाला है तो ऐसे में वो तार्किक विचार को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। जो लॉजिकल थिंकिंग होती है उससे जो बच्चे का विकास होता है क्या होता है, बेहतर होता है, बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाता है, तर्क कर पाता है। तो इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हो गया आपका यहाँ से बाहर। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। जिसमें बच्चा लॉजिक करे, तर्क करे, ऐसे ही बच्चे के सामने जो है चीज़ें प्रस्तुत की जाए ऐसी। तो आपका यहाँ पर 3rd ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप बच्चे को ऐसी समस्या दीजिए जिसमें उसकी लॉजिकल थिंकिंग का यूज हो, ठीक है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए केवल मूर्त सामग्रियों का नहीं, हमें अनेक तरीके की सामग्रियों का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन भी नहीं होगा। 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,